बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, इतवार है, तो आज इसलिए घर में ही अदालत लगी हुई है बेंच की। और वक्त हो गया नाज़रीन तकरीबन 7 बजे का, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। और तकरीबन ज़ाहिर है अब ये थोड़ी सी इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को थोड़ा सा एडिट करके उसके बाद आप तक ये पहुंचती है अपलोड होते हुए तकरीबन क्या लें थंबनेल तैयार होते हुए आधा घंटा आराम से लग जाता है, बाज़ों का 40-45 मिनट भी लग जाते हैं। तो तकरीबन आप कह लें कि ये 8 बजे के करीब आपको अवेलेबल होगी। अब इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने जो चेक किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो लास्ट मीटिंग मिनट्स की अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, वो 30 सितंबर की है, 20th मीटिंग की। उसके अलावा अभी तक किसी भी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो अपलोड नहीं किए गए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि मीटिंग मिनट्स के मुताबिक 30 सितंबर से अब आज तकरीबन क्या लें हो गई है 13 अक्टूबर तक कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग नहीं हुई क्योंकि मिनट्स अपलोड नहीं हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 30 सितंबर की जो मीटिंग है उसके मिनट्स भी सेम डे रिलीज़ हो गए थे, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना सा ही काम करना था कि जो मुनीब अख्तर साहब को निकाल के तो नईम अख्तर अफगान साहब को शामिल करना था, और ये लिखना था कि मंसूर अली शाह साहब से रब्ता किया, वो नहीं आए। लेकिन नाज़रीन हुआ ये है कि ये इस जुमेरात को कमेटी की मीटिंग हुई है, क्योंकि अगर कमेटी की मीटिंग ना होती तो जो बेंच तश्कील दिया गया है 184(3) के केस के ऊपर, जो आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से, तो वो दरख्वास्त फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि वो कमेटी ने फ़िक्स करनी होती है, वो अलग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर नहीं सकते। एक वो इस बात का सबूत है कि कमेटी का इजलास हुआ था। दूसरा सबूत ये है कि जब पहले तो सेम बेंचेस चलते आ रहे थे, अब जब बेंचेस को शिफ्ट किया गया है लाहौर में, कराची में और पेशावर रजिस्ट्रियों में, क्योंकि इस्लामाबाद में तो बेन ब्रांच जो है प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट की, वो तो बंद रहेगी पीर मंगल बुध 3 दिन। लेकिन 3 दिन जो मुकदमात हैं वो कराची, लाहौर और पेशावर रजिस्ट्री में सुने जाएंगे। तो जुमेरात और जुमे को खाली बेंचेस 2 इस्लामाबाद में अवेलेबल होंगे, जबकि बाकी जो जजेस हैं वो अपनी बेंचेस पूरा वीक वहीं पर ही मुकम्मल करेंगे। तो अब नाज़रीन इंटरेस्टिंग चीज़ सारे के अंदर ये है कि कमेटी के हो गए, इजलास हो गया, लेकिन उसके मिनट्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया। आज 3 दिन गुजर चुके हैं इस मीटिंग को हुए हुए। अब इसमें फिर वही सवाल है कि क्या मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी का हिस्सा बने थे? तो इट्स अ प्रैक्टिकल आंसर है कि नो, वो पहले कभी नहीं बने, तो ऑर्डिनेंस कमेटी का हिस्सा अभी भी वो ऑर्डिनेंस कमेटी का हिस्सा नहीं बने होंगे यकीनन। तो उसके अलावा फिर 2 बंदों ने बैठ के कमेटी में फैसले किए सारे इजलास के, तो वो किसने बेंच प्रपोज किया और किस बेंच में लगना चाहिए था, क्या होना था, वो सारी बातें अभी तक सामने नहीं आई। क्योंकि 17 को जब ये बेंच लगाने की बात हो रही है तो 17 को तो नाजरीन तमाम ही उन्होंने जजेस ने इस्लामाबाद में अवेलेबल होना है। तो इसलिए ये कहना कि 17 को मंडे को कोई बेंच अवेलेबल नहीं होगा, तो ये दलील तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसी बेंच के सामने, जैसे हमने कल भी बताया था, क्यों लगी, क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लॉ के मुताबिक तो आइनी जो भी मामला हो, कानून की तशरीह का आइनी मामला हो, तो वो रूटीन का जो केस हो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, वो 3 मेंबर बेंच के सामने लगता है। लेकिन जहाँ तशरीह करने का कोई मामला हो तो वो 5 मेंबर के सामने लगेगा। तो वहाँ 5 मेंबर बेंच क्यों नहीं बनाया गया, ये एक क्वेश्चन है विच नीड टू बी एड्रेस्ड, और ये अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे एड्रेस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कमेटी के मीटिंग मिनट्स अभी तक सामने नहीं आए, बाज़ाब्ता तौर पे जो वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ना ही इनफॉर्मली कोई अब तक चीज़ शेयर हुई है, तो ना कोई प्रेस रिलीज इस बात की आई कि कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर क्या तय पाया, किसने शिरकत की, किसने शिरकत नहीं की। तो क्या मंसूर अली शाह साहब का फिर इस बार इंतज़ार किया गया और उनके पीएस को कहा, पैगाम दिया हो गया होगा एसपीएस को कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उधर से क्या जवाब आया, ये सारी चीज़ें मीटिंग मिनट सामने आएगा तभी पता चलेंगी। इसके अलावा नाज़रीन बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैरून मुल्क चले जाएंगे इसके फौरी बाद, और कुछ उनके लोग कह रहे हैं कि 28 तारीख की डेट भी आ गई है, 28 को उन्होंने रवाना होना है। बाज़ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि जी उनके कुछ वीज़ाज़ की क्या पोजीशन है, कि वीज़े उनके लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो उस हवाले से नाज़रीन अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कहा गया कि तुर्की ग़ालिबन वो जाएंगे फौरी तौर पे यहाँ से, 28 तारीख को शायद कहा जा रहा है कि वो तुर्की जाएंगे।
अच्छा, तुर्की के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि रिटायर्ड जब होते हैं तो वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हामिल होते हैं, मींस के जो ब्लू पासपोर्ट होता है वो उनका बरकरार रहता है। अब जब आप ब्लू पासपोर्ट पे होते हैं, मींस के डिप्लोमेटिक आपका पासपोर्ट होता है, तो उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे आपको तुर्की के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो उसके लिए तुर्की का वीज़ा लगवाना उनका ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने वीज़ा लगवा लिया तुर्की का, तो ये बात गलत है, क्योंकि उनके वीज़े की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ऐसे ही ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी उनके जो मेरे इतलात हैं कि चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, और इस तरह जो बड़े चंद ममालिक हैं, चाहे शेंजन के हों, उनके वीज़ाज़ उनके ऑलरेडी लगे हुए हैं, और अब से नहीं, तकरीबन कोई 1 साल पहले से ही हैं, क्योंकि तमाम जजेस अपने रूटीन में अमेरिका के, कनाडा के, यूके के, यूरोप के, शेंजन कंट्रीज़ के जो वीज़े हैं, ये रूटीन में अपने लगवा के रखते हैं अपने और अपनी फैमिलीज़ के, ताकि कभी छुट्टियां गुजारने चले जाएं, कभी किसी के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो या वैसे कभी वेकेशंस के लिए चले जाएं, तो इन लोगों का रूटीन का ये काम है, वीज़ा ये लगवाते रहते हैं। तो एक जो मैंने आपको बात की थी कि जी कुछ मशगला होता है जजेस का, वो क्या है, तो उस मशगले की जानिब आते हैं, जो किसी एक में स्पेसिफिकली किसी को नाज़रीन टारगेट नहीं कर रहा, जो मौजूद हैं और या जो रिटायर हो चुके हैं, सब इसमें शामिल हैं। रिटायर्ड की भी मैं बात करूँगा कि जो भी जब जज बनता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट की हद तक मैं ज़रूर बात कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की चीज़ें मैंने खुद कुछ होते हुए देखी हैं कि जब बनते हैं तो उनकी पहली कोशिश ये होती है कि यार अपने जो वीज़ाज़ हैं ना वो लगाएं, ज़रा अपना पासपोर्ट हैवी करें। हालांकि जजेस को मेरा ख्याल है कि उनका वैसे भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता कहीं अप्लाई करें तो, लेकिन वो वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं तमाम बड़े ममालिक के, यूके के, यूएसए के, और साल के 2-2 साल के मतलब वीज़े उनके आराम से लग जाते हैं। अमेरिका का तो 5 साल का लगता है, कनाडा का भी 5 साल का लगता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल हो तो 10 साल के लिए भी लग जाता है। तो उनके एक तो ये वीज़ाज़ उनके सारे लगवाते हैं, और किसी के बच्चे शौकीन होते हैं तो उनके बच्चों के भी, वो अपने बच्चों के भी वीज़े लगवा लेते हैं। और फिर जब उनके वीज़ाज़ जाते हुए जब देखते हैं कि हमारी रिटायरमेंट करीब आ रही है, तो उस वक्त जब वो अगर किसी का कोई वीज़ा कम रह गया हो या एक्सपायर हो रहा हो, तो फिर यह एक्सपायर हो चुका हो, उस सूरत में फिर उन ममालिक के जहाँ की वीज़ा एक्सपायर हो वो भी लगवा लेते हैं, ताकि बाद में अगर उनको विज़िट करना पड़े तो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे वो जाते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। यूएसए में तो इंटरव्यू भी नहीं होता, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका जैसे आम बंदे का इंटरव्यू होता है, लेकिन इनका इंटरव्यू नहीं होता, इनका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और वीज़ा लग के, पासपोर्ट जाता है और वीज़ा लग के आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो ब्रिटिश हाई कमीशन है यहाँ से या कनाडा के लिए, तो वहाँ पे भी इनके ऐसे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वो मुतलका जो ब्रांच है, एडमिन ब्रांच है जो डील करती है इन चीज़ों को, वो लोग जाते हैं और जाके अपने वीज़ाज़ इनके इशू करवा के आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोटोकॉल में जाना होता है। सिर्फ जाना इनको पड़ता है उस वक्त जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब बायोमेट्रिक करानी हो कहीं पे, तब अदरवाइज़ इनको जाना नहीं पड़ता। तो ये वो एक जो फैसिलिटी होती है वो ये अवेल करते हैं, क्योंकि जब रिटायर होते हैं, रिटायर्ड जज को भी, रिटायर्ड जजेस का प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट एक सेपरेट है, उनको अलग लोग डील करते हैं, जो सर्विंग जजेस हैं उनको अलग लोग डील करते हैं। लेकिन वो रिटायर्ड का फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि वो फिर वेट नहीं रहता जो एक हाजिर सर्विस जज का होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो 2 साबिक चीफ जस्टिस, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस जवाद ख्वाजा, इनके में उस वक्त ज़राए ने बताया कि कनाडा के वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे। आई डोंट नो कनाडा वालों को क्या डर था कि भाग जाएंगे, मतलब 65 में जाके वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के काफ़ी बाद उन्होंने वीज़े अपने अप्लाई किए, तो इस एज में तो वैसे ही तो कैनेडियंस को भी देखना चाहिए था कि इस एज में बंदे ने कहा कि यहाँ मजदूरी तो करनी नहीं, ना भागना है। अलबत्ता ये रीज़न बेस्ट नोन टू द कैनेडियन हाई कमीशन, उन्होंने वीज़े उनके कर दिए रिजेक्ट। ये उस वक्त की बात है जिन दिनों हम लोग भी अपने ट्राई कर रहे थे यूके के लिए। मैं भी उस वक्त यूके जाने का ख्वाहिशमंद और गया भी था, 10 दिन रह के हम लोग वापस आए थे डैम्स फंड वाले मामले पे, पैसे सारे जेब से लगाए थे। इमरान वसीम साहब भी साथ थे, हसन अयूब साहब भी साथ थे, और ये तीनों इस बात के गवाह हैं कि हम तीनों ने अपने अपने पैसे अपनी जेब से लगाए थे। तो वो भी इस मामले में चाहें तो गवाही दे सकते हैं अगर वो मुनासिब समझें तो। अच्छा, बात की तरफ वापस आते हैं, तो इनके वीज़ा कनाडा ने रिजेक्ट कर दिए थे। फिर हुआ ये कि साकिब निसार साहब तक जब ये बात आई कि यार 2 साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, भले उनसे उनका इख्तलाफ रहा हो, लेकिन उनके वीज़ा रिजेक्ट होना तो एक बेइज्जती वाली बात है जुडिशरी के लिए। उन्होंने फिर जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं थी उस वक्त खातून, उनको बुलाया, उनको बुला के कन्वे किया कि बात मामला उठाएं डिप्लोमेटिक सतह पे उनके साथ, एम्बेसडर्स के साथ,
कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ये तो डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है कि आप उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दें। वो कौन सा वहाँ पे डंकी लगा के जा रहे थे या फ़रार हो रहे थे। उसके बाद फिर उनको दोबारा से वीज़ा इशू किए गए। गुलजार साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। नंबर 1 के वो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे नाज़रीन जिन्होंने गवर्नमेंट से कर्ज लिया था एडवांस, और हर महीने अपनी तनख्वाह से किस्तें कटवा रहे थे। वो जो घर बनाने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, उनकी सैलरी में से हर महीने किस्तें कटती थी और वो जो लोन है वो रीपे करते थे। इसके अलावा ज़राए मेरे ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने यूके का गालिबन वीज़ा वो अप्लाई जाते हुए करना चाह रहे थे, यूके का वीज़ा उनका नहीं था, तो जब वो वीज़ा अप्लाई उन्होंने करने का मुतलका डिपार्टमेंट को कहा तो उन्होंने कहा कि सर 10 साल का वीज़ा अप्लाई कर लें आप। तो जब उन्हें बताया गया कि 10 साल के वीज़े की इतने लाख रुपए फ़ीस है, तो गुलजार साहब ने कहा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उन्हें फिर ये हमारे ज़राए बताते हैं कि बताया गया कि यार आपसे पहले वाले जो जजेस थे, जो चीफ जस्टिस और जजेस थे, वो उन्होंने सब ने 10-10 साल के लगवाए थे वीज़े अपने। तो गुलजार साहब ने कहा यार उनके पास पैसे होंगे तो वो लगवा सकते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है क्योंकि मेरी ऑलरेडी सैलरी में से डिडक्शन हो रही है। तो बाय द वे उनकी पे स्लिप मैंने देखी थी, तो आई नो कि कितनी अमाउंट उनकी डिडक्ट होती थी। इसलिए मैं उनको सल्यूट कर रहा हूँ कि वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए ज़रा करप्शन करते या किसी बिल्डर को भी कहते हैं कि मेरा घर तामीर कर दो, किसी सोसाइटी में करना चाहते, तो यूँ ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कौन सा बिल्डर है जो घर नहीं बना के देगा, लेकिन वो गवर्नमेंट से कर्ज लेके अपना घर बना रहे थे। और उन्होंने फिर मेरा ख्याल है 2 साल का वीज़ा लगवाया था क्योंकि उन्होंने कहा इससे ज़्यादा फीस देने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये उनकी ईमानदारी थी जिसको मैंने कहा आपके सामने लाएँ। तो ये कुछ मशागिल हैं जजेस के जो रूटीन में ये लोग करते हैं। बाकी काजी साहब ने बाहर जाना है या नहीं जाना, ये अभी तक काजी साहब का कोई हतमी प्लान पर्सनली में भी उनके उसमें हो, लेकिन अभी तक किसी साइड पे सामने नहीं आया। क्योंकि एक चीज़ ये है कि काजी साहब की जो उनका पर्सनल को ट्रैवल एजेंट है, बहुत से जजेस के हैं जो यूज़ करते हैं वो एम्बेसीज़ को, मतलब वो टिकट्स के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अमले को गालिबन वो इस्तेमाल नहीं करते कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि जी टिकट्स हमारा परचेज़ कर दें। तो ज़ाहिर है वो अमला सिर्फ फैसिलिटेट करता है, पेमेंट तो जजेस खुद ही करते हैं, चाहे काजी साहब हों चाहे कोई भी और हों। ये नहीं है कि सरकारी खर्चे से जाते हैं, अनलेस विजिट सरकारी हो। पर्सनल पे जाएंगे तो फिर पर्सनल एक्सपेंस ही करते हैं। तो ये उन्होंने इस दफ़ा अभी तक टिकट कोई सरकारी तौर पर नहीं हुआ, अलबत्ता प्राइवेट भी उन्होंने कुछ करवा लिया होता, कुछ कह नहीं सकते। तो थोड़े से मशागिल थे, मैंने इनको भी हाईलाइट कर दें और इंशाल्लाह कल एक तहलका खेज़ इंकशाफ के साथ सामने आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।